हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन में। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवीण ठाकुर आज जिस विषय को लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ वो है CUHP इकोनॉमिक्स का पेपर मैं आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ। CUHP MA इकोनॉमिक्स के लिए जो है 2019 में एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाया गया था, उसका पेपर मैं आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूं। तो जो लोग CUHP से MA इकोनॉमिक्स करना चाहते हैं उन लोगों के लिए यह पेपर बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। उनको यह पता चलेगा कि कौन कौन एरिया से प्रश्न पूछे जाते हैं और तैयारी कैसे की जाए, सिलेबस में कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं। तो ये जो है वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। जो ये पेपर था यह जो है MA इकोनॉमिक्स के लिए हुआ था CUHP में 2019 में। तो इसमें मैक्सिमम मार्क्स जो है 60 थे और टाइम जो है 1.5 आवर था और ये जो है अधिकतम अंक इसमें 60 थे। और इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान था। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही और लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। तो यह 60 नंबर का यह पेपर था। आप है चैनल ऑनलाइन एजुकेशन बाय प्रवीण ठाकुर पर। तो जो इसमें प्रश्न पूछे गए थे MA इकोनॉमिक्स में CUHP के लिए 2019 के एंट्रेंस में, तो पहला प्रश्न था कि जो द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़, आर्थिक विकास की अवधारणा क्या है। तो इसका आंसर जो है सी है एक का। यह जो है क्वांटिटेटिव भी है क्वालिटेटिव भी है। यह जो है केवल मात्रात्मक भी है और केवल गुण जो है गुणात्मक भी है। तो इसका आंसर जो है सी होगा। प्रश्न नंबर 2 जो पूछा गया था, प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय और डैश डैश का अनुपात है। पर कैपिटा इनकम इज द रेशो बिटवीन नेशनल इनकम एंड डैश डैश। तो जो पर कैपिटा इनकम है 2 का आंसर बी रहेगा। प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय और यह जो है जनसंख्या का अनुपात होता है। तो प्रश्न नंबर 3 जो पूछा गया था वो पूछा गया था कि इंडियन इकोनॉमी इज, भारतीय अर्थव्यवस्था एक डैश डैश अर्थव्यवस्था है। तो वर्तमान समय में जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो विकासशील अर्थव्यवस्था है। तो 3 का आंसर जो है सी रहेगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। प्रश्न नंबर 4 जो इसमें पूछा गया था वो पूछा था कि PQLI रिलेटेड टू द मेजरमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टैंड्स फॉर। PQLI आर्थिक विकास का मापक है, इसका पूरा नाम क्या है। तो इसका आंसर जो है ए है। इसका पूरा नाम जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचकांक है, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स जो है इसको कहा जाता है। तो 4 का आंसर जो है ए रहेगा। प्रश्न नंबर 5 पूछा गया था, जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने की अयोग्यता क्या कहलाती है। द इनएबिलिटी टू फुलफिल मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड। तो इसका आंसर जो है ए रहेगा। गरीबी जो है कहा जाता है जब व्यक्ति अपने जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ रहता है, अयोग्य रहता है, तो तब उसको गरीबी का नाम दिया जाता है। तो 6 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था वो था कि मनरेगा के अंतर्गत न्यूनतम अवधि का रोजगार का प्रावधान जो है अंडर जो है MGNEREGS वर्क इज ऑफर्ड फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ। तो 6 का आंसर है सी। 100 दिन के लिए जो है मनरेगा जो पंचायतों में कार्यक्रम चलाया गया है इसके अंतर्गत जो है 100 दिन का न्यूनतम अवधि रोजगार दिया जाता है। प्रश्न नंबर 7 जो पूछा गया था वो था, भारत में आर्थिक असमानता का मुख्य कारण क्या है। द मेजर कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इंडिया इन। तो ये सारे के सारे आंसर जो है इसमें सभी के सभी आएंगे। 7 का डी आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव। प्रश्न नंबर 8 जो पूछा गया था वो पूछा गया था कि मार्केट मैकेनिज्म इम्प्लाइज, बाजार संयंत्र की आशय है, ये है D=S। तो 8 का आंसर जो है ए रहेगा, D=S। प्रश्न नंबर 9 जो इसमें पूछा गया था वो पूछा गया था कि टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर आर सब्जेक्ट मैटर ऑफ डैश डैश पॉलिसी। कर वह व्यय डैश डैश नीति की विषय वस्तु है। तो जो कर और व्यय है वो राजकोषीय फिस्कल जो पॉलिसी है उसकी जो है नीति की विषय वस्तु है। तो 9 का उत्तर जो है बी रहेगा। 10 नंबर का प्रश्न पूछा था, भूमि निम्नीकरण का क्या अर्थ है। डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मीन्स। तो इसका आंसर जो है डी रहेगा। भूमि उत्पादकता सॉरी भूमि निम्नीकरण में जो है उर्वरकता का ह्रास होना होता है, लॉस ऑफ फर्टिलिटी एंड लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो इसका आंसर जो है अ और स, डी जो है इसका आंसर होगा। 10 का आंसर जो है डी होगा, अ और ब दोनों।
प्रश्न नंबर 11 जो पूछा था, वो पूछा गया था कि डॉक्टर नॉर्मन वॉरलॉग का संबंध डैश डैश क्रांति से है। तो जो डॉक्टर नॉर्मन ई वॉरलॉग है, यह भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन से संबंधित है। ग्रीन रेवोल्यूशन जो है खाद्यान्न के उत्पादन में एक जो है क्रांति आई थी 1970 के दशक में भारत में, अर्थात खाद्यान्न बहुत ज़्यादा उत्पाद किया गया था। इसमें जो है दूसरे देशों से जो है बीज मंगवाए गए थे और वैज्ञानिक ढंग से खेती करवाई गई थी। तो 11 का आंसर जो है बी रहेगा। 12 नंबर प्रश्न है, किसान क्रेडिट कार्ड किसानों को वित्तीय सुविधा हेतु जो है किस वर्ष लागू किया गया। तो जो किसान क्रेडिट कार्ड है, यह 1998-99 में जो है किसान क्रेडिट कार्ड किसानों को वित्तीय सुविधा हेतु जो है लागू किया गया था। 12 का आंसर जो है ए रहेगा। प्रश्न नंबर 13 जो पूछा गया था, वो पूछा गया था कि जैविक खेती जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, किन सिंथेटिक आगतों के प्रयोग को निषेध करता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक्सक्लूड यूज ऑफ विच सिंथेटिक इनपुट्स। तो इसका आंसर जो है डी है। 13 का आंसर डी है। तो जो ऑर्गेनिक खेती है उसमें ना कीटनाशकों का प्रयोग होता है, ना रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग होता है, ना हार्मोन्स का प्रयोग होता है। तो इसका आंसर जो है डी रहेगा। 14 नंबर जो प्रश्न पूछा था वो था, नई विदेश व्यापार नीति का कार्यकाल जो 1 अप्रैल 2015 से लागू है, यह कब तक है। तो द टर्म पीरियड ऑफ न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अनाउंस्ड ऑन 1 अप्रैल इज, यह 2015 से 20 तक है। तो 14 का आंसर जो है ए रहेगा। प्रश्न नंबर 15 जो पूछा था वो था, द हेडक्वार्टर ऑफ आईएमएफ इज लोकेटेड एट। आईएमएफ का जो मुख्यालय है यह कहाँ पर स्थित है। तो जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इसका जो मुख्यालय है वो यहाँ पर भारत बताया गया है। मैं इस क्वेश्चन के बारे में श्योर नहीं हूँ, आप इसको जो है चेक कर सकते हैं। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो आप जो है इसको कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर इसका आंसर जो है डी दिया गया है। प्रश्न नंबर 16 जो पूछा गया है, वो पूछा है गया है कि जो है 16 जो है समुच्चय डैश डैश तत्वों का संग्रह है। ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ डैश डैश ऑब्जेक्ट। तो इनमें से कोई भी नहीं है। 16 का आंसर डी है, इनमें से कोई भी नहीं है। तो प्रश्न नंबर 17 जो पूछा गया था वो था, जो समुच्चय नहीं है, तो इनमें से भी जो है कोई नहीं है। इस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया गया था, इसकी वेटेज जो है सबको मिली है, तो ये क्वेश्चन जो है स्क्रैप हो गया है। प्रश्न नंबर 18 जो पूछा गया था वो था कि ए इक्वल टू ए ई आई ओ यू है, तो ये क्या है। तो 18 का आंसर जो है सी है। ये टेबुलर समुच्चय भी है और रोस्टर समुच्चय भी है। तो 18 का आंसर जो है सी रहेगा। प्रश्न नंबर 19 जो पूछा गया था वो था, निम्न में से जो समुच्चय है, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय है। प्रश्न नंबर 19 ये पूछा गया था, तो इसका आंसर बी है। 5 के धनात्मक गुणात्मकों का संग्रह जो है एक समुच्चय है। तो 19 का आंसर बी रहेगा। प्रश्न नंबर 20 पूछा था, अनंत समुच्चय क्या है। इन्फिनिट सेट इज। तो इन्फिनिट सेट जो है इसका आंसर सी रहेगा। 6 के गुणांक को जो है इन्फिनिट जो है सेट कहा जाता है या अनंत समुच्चय कहा जाता है। 21 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था वो था कि निम्न में से जो समुच्चय समान है। तो ये सारे के सारे समुच्चय समान है। 21 का आंसर जो है डी रहेगा। प्रश्न नंबर 22 पूछा था, ए इक्वल टू ए वी सी समुच्चय में जितने उप समुच्चय होते हैं, तो हाउ मेनी सबसेट्स डज द सेट ए इक्वल टू ए बी सी कंटेन। तो इसका आंसर जो है 8 रहेगा। जो ये समुच्चय होता है इसमें 8 सेट्स जो है सबसेट्स रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 जो पूछा था वो था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² - 9 इक्वल टू 0 का जो है आंसर क्या रहेगा। ये रहेगा जो है आंसर 23 का आंसर ए होगा। x बराबर है प्लस जो है -3/2। तो 23 का आंसर जो है ए रहेगा। 24 जो प्रश्न पूछा था, एक m इंटू एन मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स कहा जाएगा यदि n इक्वल टू। तो इसका आंसर होगा 1। यदि n इक्वल टू 1 होगा तो एक m इंटू एन मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स कहा जाता है। तो 24 का आंसर जो है सी रहेगा। 25 नंबर जो प्रश्न पूछा था वो था कि एक m इंटू एन मैट्रिक्स जिसका प्रत्येक तत्व शून्य है, जीरो है, क्या कहते हैं। एन m इंटू एन मैट्रिक्स हुज एवरी एलिमेंट इज जीरो इज कॉल्ड। तो इसको कहा जाता है, इसमें जो है सी आंसर होगा दोनों और ब। इसको जीरो मैट्रिक्स भी कहा जाता है और नल मैट्रिक्स भी कहा जाता है। तो 26 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था वो था कि जब ए इक्वल टू जो है
2002, तो मैट्रिक्स को क्या कहा जाएगा? तो इसका आंसर जो है बी रहेगा। इसको स्केलर जो है मैट्रिक्स कहा जाता है। 26 का बी होगा। 27 जो प्रश्न पूछा गया था वो था मैट्रिक्स ए तथा बी का जोड़ तब होता है जब बे, तो इसका आंसर सी रहेगा। जब बे दोनों जो है एक समान हो, या जो है अ और बी इसका आंसर रहेगा। तो यहाँ पर 27 का आंसर जो है सी रहेगा। प्रश्न नंबर 28 जो पूछा गया था वो पूछा गया था कि एक मैट्रिक्स की जो डिटर्मिनेंट है, एक मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट डैश डैश है। तो इसमें जो है डी आंसर आएगा 28 का, उपरोक्त सभी। एक मैट्रिक्स में इसका जो है शून्य एक मूल्य होता है, यह सदैव वर्ग होता है इसका, और इसमें चिन्ह का भी प्रयोग होता है। तो 28 का आंसर डी रहेगा। 29 नंबर जो प्रश्न था कि ये आपने हल करना था इस इक्वेशन को, तो इसका आंसर सी है। इसका -29 आंसर आएगा। जो 29 नंबर प्रश्न है। तो 30 नंबर जो प्रश्न है वो उसमें पूछा था कि जो क्रीमर्स नियम रेखीय समीकरण का हल प्रदान करती है, तो इसका आंसर जो है बी है। 30 की जो इक्वेशन है इसका आंसर जो है बी होगा। तो जो 31 नंबर जो प्रश्न पूछा था वो पूछा था कि लिमिट ऑफ एफ इंटू एफ एक्स तब होती है जब जो है क्या हो। तो इसका भी आंसर सी रहेगा। 31 का आंसर सी रहेगा, अ और ब दोनों। 32 जो है प्रश्न जो पूछा गया था यह भी एक इक्वेशन है। यह इक्वेशन जो है इसका जो आंसर है 32 का आंसर जो है ए आएगा। इसका आंसर जो है एक होगा। 32 जो इक्वेशन है इसका आंसर जो है एक होगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया था 33 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था द लिमिट ऑफ, जो है ये भी एक इक्वेशन पूछी गई है। 33 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर भी एक आएगा। तो जो लिमिट ऑफ ये है इसका आंसर जो है 33 का एक आएगा। 34 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था, यह भी एक इक्वेशन आप लोगों से पूछी गई थी कि जो है यदि ये साइन थीटा जो है इतने इतने हैं तो इसका आंसर क्या होगा। तो 34 का आंसर जो है एक जो है इसका आंसर आएगा। तो 35 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था वो था यदि एफ इंटू एफ एक्स जो है कॉमा एक्स इक्वल टू ए पर निरंतर नहीं है तो एफ एक्स इक्वल टू कितने का होगा। तो ये जो है डिसकॉन्टिन्यूस होगा। तो 35 का आंसर जो है बी रहेगा, डिसकॉन्टिन्यूस। 36 जो प्रश्न आप लोगों से इसमें पूछा गया था वो था जब x चर का मूल्य एक से दूसरे मूल्य में परिवर्तित होता है तो दो मूल्यों के अंतर को कहते हैं। जब x चर का मूल्य एक से दूसरे मूल्य में परिवर्तित होता है तो दूसरे जो चर के मूल्य को अंतर कहते हैं, तो उसको कहते हैं दोनों अ और बी, सॉरी अ और ब इसमें रहेगा। 36 का सी रहेगा इंक्रीमेंट, और जो है जो बी है डिनोटेड बाय जो है एक्स। ठीक है, तो इसमें 36 का आंसर जो है सी रहेगा। 37 नंबर जो प्रश्न पूछा था वो पूछा था कि यदि x वह y किसी तीसरे चर के फलन हो तो इक्वेशन को कहते हैं। तो जब ऐसा हो तो 37 का आंसर बी रहेगा। इसको पैरामीट्रिक जो है समीकरण कहा जाता है, पैरामीट्रिक इक्वेशन कहा जाता है। 37 का आंसर बी रहेगा। 38 जो प्रश्न है वो पूछा गया था इंक्रीमेंट जो है, सॉरी ये जो है इक्वेशन आप लोगों को दी गई है 38 में, एक इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है। तो 38 का आंसर भी बी रहेगा, वृद्धि दर अनुपात। तो जो 39 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था वो था कि यदि बाई इक्वल टू टू इंटू 2x+3 हो तो बाई की जो है वृद्धि कारक फलन क्या होगा। इफ़ y इक्वल टू 2x+3 देन बाय इज एन इंक्रीजिंग। ये 39 नंबर प्रश्न पूछा गया था, इसका आंसर जो है ए होगा। 39 का आंसर ए होगा। 40 नंबर जो प्रश्न था वो था कि यदि इफ़ y इक्वल टू एफ एक्स का एक जो है अवधि कारक फलन है तो जो है क्या होगा। इसका आंसर जो है 40, ये भी एक इक्वेशन पूछी गई थी तो इसका आंसर भी जो है ए होगा। 40 का आंसर भी ए होगा। 41 नंबर जो प्रश्न पूछा था वो पूछा था कि जियोमेट्रिकली जो है जो जियोमेट्रिकली दृष्टि से हर एक फलन का एक उच्च बिंदु होता है जिस पर ही स्थानीय डैश डैश होते हैं। तो इसका आंसर जो है मैक्सिमा आएगा। 41 का जो है आंसर ए रहेगा। 42 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था किसी फलन का अधिकतम तथा न्यूनतम मूल्य ज्ञात करने के लिए निम्न पद की आवश्यकता है। तो 42 का आंसर जो है डी रहेगा। 42 का आंसर जो है डी रहेगा।
43 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा था कि स्पष्ट करें। एक इक्वेशन आप लोगों से पूछी थी कि f इंटू एक्स बराबर है 2x+7। तो इसका जो है डैश डैश कोई नहीं है। तो 43 का जो आंसर है ये भी सी आएगा। 43 का आंसर जो है सी है। 44 भी एक इक्वेशन पूछी गई थी। जो है इस इक्वेशन को जो है आपने जो है बताना था कि ये क्या कहलाएगा। तो ये जो है इसका आंसर 44 का आंसर जो है बी रहेगा। यह एक इंटीग्रल कहलाएगा। तो 44 का आंसर जो है बी रहेगा। 45 नंबर जो प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था वो था हल करना था अपने इक्वेशन को। तो हल करना था इस इक्वेशन को। तो इस इक्वेशन को जब हल किया गया तो 45 का आंसर जो है ए है। 45 का आंसर जो है ए आएगा। 46 नंबर जो प्रश्न था वो था डेटा कलेक्टेड एट वन टाइम पॉइंट इज कॉल्ड। एक समय बिंदु पर एकत्रित जानकारी कहलाता है। तो इसको जो है क्रॉस सेक्शन डेटा कहा जाता है। 46 का बी आंसर रहेगा क्रॉस सेक्शन डेटा। 47 जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था डेटा केवल डैश डैश है। तो डेटा जो है मात्रात्मक भी होता है गुणात्मक भी होता है। तो इसका आंसर सी रहेगा 47 का। 48 जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा था कि चयन नमूना के आवश्यक घटक क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ सैंपल। तो सैंपल इसका आंसर जो है 48 का सी रहेगा। प्रतिनिधित्व और स्वतंत्रता यह चयन नमूना के आवश्यक घटक होते हैं। 49 जो प्रश्न पूछा था गणितीय औसत की प्रमुख प्रकार क्या है। व्हाट आर द टाइप ऑफ मैथमेटिकल एवरेजेस। तो इसमें जो है डी आंसर रहेगा। अर्थमेटिक जो मीन है वो भी रहता है इसमें। जियोमेट्रिक मीन है ये भी रहता है। और हार्मोनिक मीन ये सब इसमें रहते हैं। 49 का आंसर जो है डी रहेगा। जो 50 नंबर प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था कि फॉर एनी ऑफ टू पॉजिटिव नंबर जी डैश एम इक्वल टू। तो धनात्मक संख्याओं का जो ये आंसर आना था इसमें जो है ए जो है ये सही है। ये गलत नहीं है। 50 का आंसर जो है ए आएगा। इसके अलावा जो अगला प्रश्न पूछा गया था 51 वो पूछा था कि चतुर्थक एक प्रकार है। क्वार्टाइल इज ए टाइप ऑफ। तो इसका आंसर जो है सी रहेगा। यह एक जो है पार्टीशन वैल्यू है विभाजित मूल्य है। 52 जो है बहुलक के संबंध में पूछा था। बहुलक की आवश्यक विशेषता क्या है। तो बहुलक की आवश्यक विशेषता इसका आंसर डी रहेगा। तो बहुलक जो है सरल व लोकप्रिय भी होता है सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व भी देता है और ग्राफिक निर्धारण भी यह करता है। तो आंसर जो है 52 का डी रहेगा। 53 नंबर जो प्रश्न पूछा था वो था मध्यक वह मूल्य है जो एक समूह को समान डैश डैश भागों में जो है विभाजित करता है। तो मध्यक वह मूल्य है जो एक समान जो है डैश डैश भागों को विभाजित करता है। तो इसका आंसर दो आएगा। मध्यक वह मूल्य है जो एक समूह को दो समान भागों में विभाजित करता है। 53 का आंसर जो है ए रहेगा। 54 था प्रश्न जो पूछा गया था वो था रेंज का गुणांक जो है सी आर इक्वल टू है। तो इसका आंसर जो है ए रहेगा। इसका आंसर होता है एच माइनस एल अपॉन एच प्लस एल। यह जो है रेंज जो है कोएफिशिएंट जो रेंज है उसका जो है गुणांक रहता है। 55 नंबर जो प्रश्न पूछा था वो पूछा गया था कि पद विचलन विधि में जो स्टेप डेविएशन मेथड है इसमें जो डेविएशन है इसमें जो है मेथड डेविएशन टेकन फ्रॉम द अज्यूम्ड एवरेज एज डी एक्स इक्वल टू। फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पद विचलन विधि में जो विचलन काल्पित माध्य से लिया जाता है जो कि डी एक्स है इक्वल टू। तो यह जो एवरेज एज डी एक्स ये अज्यूम किया जाता है इसका आंसर ए है। यह एक्स माइनस ए से अज्यूम किया जाता है। 56 नंबर प्रश्न जो पूछा था वो था लॉरेंज वक्र का प्रतिपादन किसने किया है। लॉरेंज कर्व वाज प्रोपाउंडेड बाय। तो ये किया था मैक्स लॉरेंज ने। 56 का आंसर बी रहेगा मैक्स लॉरेंज। 57 नंबर प्रश्न था रेखीय सहसंबंध वह है जो जो जब दो चर डैश डैश में बदलते हैं। द लीनियर को रिलेशन मीन्स व्हेन टू वेरिएबल चेंज इन। तो इसका आंसर जो है बी रहेगा। जब दो जो वेरिएबल है वो स्थिर अनुपात में जो है बदलते हैं तो रेखीय संबंध बनता है। तो 57 का बी आंसर रहेगा। 58 जो है एक इक्वेशन पूछी गई है। जब जो है सहसंबंध गुणांक +0.25 से +0.75 के बीच पाया जाता है तो सहसंबंध कहलाता है। तो यह सहसंबंध कहलाएगा मध्यम। 58 का आंसर जो है सी रहेगा मॉडरेट। 59 जो नंबर प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था कि नीमन प्रतिगमन
का एक प्रकार नहीं है। फॉलोइंग इज़ नॉट ए काइंड ऑफ रिग्रेशन, तो इसका आंसर ए है जो ऑटो है। ऑटो रिग्रेशन जो है यह जो है रिग्रेशन का एक प्रकार नहीं है। तो 59 का आंसर ए रहेगा। 60 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था, ताश के 52 पत्तों के पैकेट में एक ड्रॉ निकालने पर हुक्म का इक्का या चिड़ी का गुलाम निकलने की क्या संभावना होगी? इफ ए सिंगल ड्रॉ is made from a pack of 52 card, what is the probability of securing either an ace of space or a jack of क्लब? तो इसमें जो है जो संभावना रहेगी वो रहेगी वन, जो है आंसर जो है 60 का बी रहेगा, जो है वन जो है 26। ठीक है, तो ये 60 का आंसर बी रहेगा। तो ये था एम ए इकोनॉमिक्स CUHP का जो है एम ए एंट्रेंस का पेपर जो 2019 में हुआ था। थैंक यू।